सर, आज कोर्ट में मुस्तफा कमाल के जो वकील हैं फरोग नसीम, उन्होंने 16 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर माफी का बयान पढ़कर सुनाया है। आप समझते हैं कि गैर मशरूत माफी आप मांग लें, तौहीन अदालत की कार्रवाई खत्म भी की जाए, तो शायद मुस्तफा कमाल साहब को एक और नौबत पेश आ जाए, एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की? मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त मुल्क के अगर मजमूई हम सियासी और माशी हालात देखें तो हर शहरी जो है वो एक अजीब तरह की सूरत हाल से गुजर रहा है, एक अजीब जहनी कैफियत भी उसकी है। और एक एतमाद जो है वो लोगों का भी आपस में बुरी तरह से मुतज़लज़ल हुआ है। सियासी जमातों, बड़े अकाबरीन, उन पर से भी लोगों का बहुत सारा एतमाद उठ गया है। फिर ये एक अजीब सूरत हाल है कि इस वक्त इदारों के दरमियान भी अजीब तरह की एक कशीदगी जो है वाज़े तौर पर नज़र आती है ना। तो अब इस सिचुएशन में मुस्तफ़ा कमाल भाई की वो 16 मई की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको मैं यहाँ डिफेंड करने के लिए नहीं बैठा हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि अदालत ख़ुद भी ये समझती है कि ऐसी बातें अक्सर माजी में हुई हैं, होती रही हैं, इससे भी सख्त हुई हैं और अभी हाल ही में और लोगों ने भी की हैं। लेकिन खैर नोटिस मुस्तफ़ा कमाल और फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का लिया गया और खैर वो चले भी गए। और मुस्तफ़ा कमाल भाई ने तो गैर मशरूत माफ़ी भी मांग ली, क्योंकि जो फ़ारूक नसीम है बड़े ज़ीरक सीनियर तजुर्बेकार हमारे काउंसिल हैं, वकील हैं। और हमने माजी में ये देखा है कि अमूमन खुलासी इसी बात पर होती है कि वहाँ जाकर आपको गैर मशरूत माफ़ी मांगनी होती है और उसके फौरी बाद मेरे ख़्याल में इतनी जल्दी और इतनी आसानी से दोबारा कोई ऐसा अमल नहीं होता जो तौहीन अदालत के दायरे कार में आ जाए। मैं समझता हूँ कि एहतियात इलाज से बेहतर है और लफ्ज़ों के चुनाव में और अदायगी में, लबो लहजे में और गुफ्तगू का कंटेंट उसको इतना सलीके से अदा करना चाहिए कि मेरे ख़्याल में किसी की दिल आज़ारी ना हो, कोई उसे अपनी तौहीन ना समझे, ना शख्सी एतबार से, ना ही इदारियाती एतबार से कि इदारे को कुछ कहा जा रहा है। और मेरे ख़्याल में अच्छा, इन चीज़ों का वैसे भी हम सब बहुत ज़िम्मेदार हैं, हमें ख्याल रखना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो आप जानते हैं कि MQM हुकूमत को अगर हमायत दे रही है तो वो एक ही बात पे दे रही है कि सिंध की आवाम, कराची के आवाम के मसाइल हल हो, और आपकी बड़ी सपोर्ट है कराची के इशूज को लेकर। बजट पर MQM वफाक से क्या उम्मीद रखती है? आप सिंध के लिए किन गुजारिशात पर काम कर रहे हैं वफाक के साथ, या किस चीज की आपको उम्मीद है बजट पर? गुज़िश्ता रोज़ MQM पाकिस्तान ने रिवायती तौर पर अपना शैडो बजट पेश किया ना, और ये एक मुतबादिल नुस्खा है जो कि इस दावे के साथ हमेशा हम देते हैं हर साल। तजावीज़ भी होती हैं, आदाद व शुमार भी होते हैं, आमदनी के क्या ज़राए हैं और हो सकते हैं, और अखराजात कहाँ हो रहे हैं और कहाँ बचाए जा सकते हैं, और वो अखराजात को जो है वो कम करना कहाँ ज़रूरी है। तो मेरे ख़्याल में फिर हमारी तकारीर में भी ये सारी बातें होती हैं। फिर हम वज़ीर आज़म से मिलते हैं, बजट से पहले भी मिले हम बहुत पहले, और उन्हें वो तजावीज़ सारी दी हमने, और अब बजट जब आ जाएगा तो उसके बाद भी हम मिलेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना से भी मिलते हैं, वज़ीर मनसूबाबंदी से भी मिलते हैं। हम तो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करते हैं और दो तीन बातें याद दिलाते हैं कि एक टैक्स ज़दा मईशत, ज़ाहिर है कि उसमें ग्रोथ का इम्कान नहीं होते, और अगर मार्कअप रेट भी स्टेट बैंक का किसी भी वजह से 24% तक चला जाए और आमदनी और अखराजात में बजट में 9% का खसारा आ जाए और ग्रोथ रेट 2 या 3% के लगभग रह जाए, तो फिर ये नहीं होगा कि आप इकॉनमी को श्रिंक तो कर सकते हैं, इंपोर्ट को एकदम बंद कर दें। अच्छा, उससे क्या होता है कि जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है उसकी ग्रोथ भी बंद हो जाती है। जो आपको ज़र मुबादला बाहर से आना है, तो असल में हम सिलेक्टिव होकर काम नहीं करते, हम एक जो है ना वो झाड़ू फेर देते हैं कि बस अच्छा ये है तो इस चीज़ को कर दे। यही हमारी कमज़ोरी है ना। हमें ये देखना है कि क्या हमने डायरेक्ट टैक्स उस कदर बढ़ा दिया, उसकी बुनियाद को वसी कर दिया, मईशत के तमाम शोबों पर यकसा तौर पर वो बराह रास्त टैक्स, जैसे इनकम टैक्स या वेल्थ टैक्स कहते हैं, वो लागू कर दिया। देखिए, लोगों की जायदादों पर लगाएं, अमलाक पर लगाएं, उनकी दौलत पर लगाएं और उनकी आमदनी को का सही असेसमेंट करके। अब देखें, एग्रीकल्चर पर
आइटम नंबर 7 है, आर्टिकल जो है वो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट का आइटम नंबर 7, वो कहता है कि एवरी टैक्सेबल इनकम मस्ट बी टैक्स्ड एक्सेप्ट फॉर एग्रीकल्चर। अगर आपका आइन ही ये तखसीस करेगा, ये तफरीक करेगा, ये इम्तियाज़ करेगा, तो फिर आप बताएं कि कैसे मुनसिफाना मईशत जो है वो कैसे उसका निज़ाम मुनसिफाना होगा, कैसे उसका निज़ाम सब लोगों को बराबर का मौका देगा। एक तनख्वाहदार तबके पर तो 6 लाख उसने साल में कमाए नहीं और उस पर आपने टैक्स डाल दिया, 9 लाख उसने कमाई नहीं, आपने टैक्स लगा दिया उसके ऊपर। लेकिन जहाँ अरबों घर, मैं कहता हूँ कि ज़मींदारों, छोटे किसानों पर मत लगाएं टैक्स, लेकिन बड़े वडेरों जागीरदारों की आमदनी पर तो अब टैक्स लगना चाहिए। आईएमएफ थोड़ी कहता है कि आप सेल्स टैक्स एक भत्ता टैक्स है, इजी मनी है, पेट्रोलियम ड्यूटी, लेवी आप ये लगाते हैं, बड़ा आसान है कि एफबीआर को भी आपने उसके 10 गुना माफ़ कर दिए कि उन्होंने जो है वो कलेक्शन प्रॉपर क्यों नहीं की, रिकवरी प्रॉपर क्यों नहीं हुई, क्यों नहीं अपने हदफ को मुकम्मल किया, वो गए क्यों नहीं, जो टैक्स ना दहिंदा उन तक क्यों नहीं पहुँचे, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई, उनको सज़ा दी गई नहीं दी गई, ये सारी चीज़ें कोई नहीं पूछता। जो पूछा जाता है वो ये है कि तनख्वाहदार तबके की तनख्वाह तो चूँकि रजिस्टर्ड है, चाहे वो कंपनियों में हो चाहे हुकूमत का मुलाजिम हो, वो तो एट सोर्स डिडक्ट होनी है, इजी मनी, कोई एफबीआर का कारनामा नहीं है। फिर तेल पे आप अच्छा अब देखें बिजली पे डबल टैक्स है, जिस तेल से बिजली बनती है तो उस तेल पे भी 17% 18% का टैक्स है जो पेट्रोल आता है बाहर से ऑयल, और फिर जब बिजली बनती है उस पर भी 17-18%। ये डबल जियोपार्डी है। इसका मतलब है कि एक ही प्रोडक्ट पे 2 मरतबा अगर टैक्स लगेगा तो ये तो वैल्यू एडिशन में बिजली पर फिर टैक्स नहीं लगना चाहिए, अगर तेल पर 1 मरतबा लग गया है तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि मतलब हमारे यहाँ अंधी मची हुई है ना, जंगल का कानून है, कोई किसी को जवाबदेह नहीं है। तो हम ये सारी बातों को निकाल के कहते हैं, हमने कहा रिस्क लें, सेल्स टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स को 17 डिजिट से 9 डिजिट करें, सिंगल डिजिट पे लाएं। आप ये जुआ खेलें, आप देखें लोगों के पास बचत होगी, सेविंग होगी, वो सेविंग को इन्वेस्टमेंट, सरमायाकारी, रोज़गार और पैदावारी अमल और बरामदात, ये सारी चीज़ें बढ़ेंगी। अगर पैसा ही नहीं बचेगा, 24% तक का मार्कअप होगा और इतने टैक्सेस होंगे, इतने टैक्सेस के बाद और इतने मार्कअप के बाद आप रेवेन्यू का कोई भी हदफ रख लें आमदनी का, कभी भी वो हदफ हासिल नहीं होगा। हम उल्टा चल रहे हैं, दुनिया जा रही है टैक्स फ्री बजट्स पर।